नमस्कार। महात्मा फुले कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय पनवेल हिंदी विभाग, मैं डॉक्टर विश्वनाथ चंद्रकांत पटेकर। पेपर नंबर 5, इसमें काला पत्थर नाटक की कथा वस्तु जो है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो काला पत्थर ये जो नाटक है उसकी कथा वस्तु बहुत विस्तृत यहाँ पर रखी है। तो उस कथा वस्तु के संदर्भ में हम देखेंगे कि क्या क्या उस कथा वस्तु में डॉक्टर सुरेश कुमार शुक्ल जो है उन्होंने वहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। तो उस कथा वस्तु में अगर हम देखेंगे तो काला पत्थर नाटक में गरीपुर नाम की एक जो छोटा सा गांव है उसका चित्रण यहाँ पर किया हुआ दिखाई दिया है। और उस गांव में संतोषी एक गरीब किसान है और वो खेती करते करते अपने परिवार का उधर निर्वाह करता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। उसका एक छोटा सा संयुक्त परिवार है जिसमें पत्नी, बेटी और खुद संतोषी यह मिलजुल कर रहते हुए यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो ये जो संतोषी है ये बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वो कुछ भी निर्णय लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए उसका अंधविश्वास और अनपढ़ता के कारण बार बार उसमें बाधाएं आती हुई हमें यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे जैसे उसकी बेटी जो है वो बड़ी हो जाती है उसी तरह से उसके घर का विकास होता हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो वो बिल्कुल अनपढ़ है। उसके बाद प्राकृतिक पृष्ठभूमि जो है उसका भी चित्रण, पेड़ पौधे पशु पक्षी इन सभी का चित्रण वहाँ पर किया हुआ हमें दिखाई देता है। देखिए आधुनिक नारी का जो प्रतिरूप है वो यहाँ पर विमला के माध्यम से हमें दिखाई देता है, जो आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करता है। संतोष भी आधुनिक पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके कारण अगर हम देखेंगे तो ये जो कथा वस्तु है इस कथा वस्तु में हम देखेंगे तो अन्य जो पात्र है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। काला पत्थर नाटक के पात्र है संतोषी, पुनिया, दुर्जन, विमला, कल्लू सेठ, सरपंच और अन्य पंच। संतोषी जो है यहाँ पर ये प्रमुख केंद्रीय पात्र के रूप में हमें यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद पुनिया है, पुनिया भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पात्र है। और पुनिया जो है वो उसकी संतोषी की बेटी है। और पुनिया का पति अगर हम देखेंगे तो दुर्जन है, और दुर्जन जो है वो शराबी है और शराबी। उसके बाद विमला है, विमला यह कल्लू सेठ की पत्नी है। उसके बाद कल्लू है, उच्च वर्गीय व्यक्ति है, सेठ है, साहूकार है। और उसके बाद सरपंच है, अन्य पंच है यहाँ पर। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये सभी पात्र जो है इस काला पत्थर नाटक में हमें देखने को मिलते हैं। संतोषी जो है गरीब किसान है और गरीब किसान होने के कारण उसका मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण होता हमें दिखाई देता है। और पुनिया जो है वो प्रमुख केंद्रीय नारी पात्र है या आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देती है। वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, इसलिए संतोषी का ये जो घर है वो अच्छी तरह से चलता है। पुनिया को उच्च बाकी गांव में रहने वाले जो लोग हैं, सरपंच, कल्लू सेठ, पंच और अन्य जो लोग हैं उनके द्वारा बार बार उसका भी शोषण हो जाता है। स्त्री होने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक शोषण भी उसका होता हमें यहाँ पर दिखाई देता है। दुर्जन जो है वो शराबी है, पुनिया से उसने शादी की है, लेकिन शराब के लिए वो बार बार वो पैसे की जिद करता है या मांगता रहता है। तो दुर्जन जो है जब उसे पैसे पुनिया से नहीं मिलते तो उसके साथ मारपीट करता है, जबरदस्ती करता है और उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता है। उसके बाद विमला जो है वो स्वभाव से अच्छी है, लेकिन उसका जो पति है कल्लू सेठ वो भी उसे बार बार परेशान करता है। और इस परेशानी के कारण उसे बार बार विमला जो है समझाने का प्रयास करती है कि कल्लू सेठ ने बहुत सारी धन दौलत इकट्ठा की है, लेकिन उसे कोई भी पुत्र न होने के कारण वो कहते हैं कि इतना सारा धन दौलत आप कहाँ लेकर जा रहे हो। उसे बार बार समझाने का प्रयास करते। जब संतोषी अपनी पत्नी के इलाज के लिए 500 रुपये मांगने के लिए कल्लू सेठ के पास जाता है तो उसे इनकार कर देता है। तो कल्लू सेठ जो है वो भी विमला हो या
दुर्जन हो, पुण्य हो, संतोष हो, इन सभी का शोषण करता हुआ दिखाई देता है। ये उच्च वर्गीय व्यक्ति है, सेठ है, साहूकार है। ये उसी तरह से सरपंच है, गांव का मुखिया जिसे हम कहते हैं, ये सरपंच की ये वहाँ पर भूमिका रखी है, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार करता है, लोगों का शोषण करता है, और उससे जो पैसा या धन दौलत मिलते हैं उससे अपने घर या परिवार का गुजारा करता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद है अन्य पंच या गाँव के अन्य जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद पत्थर नाटक की कुछ जो समस्याएं वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। जो अन्य विधाएं जो है कहानी, उपन्यास, नाटक, उसमें भी हमें देखने को मिलती है। तो सामाजिक समस्या है, यहाँ पर समाज में रहते हुए मनुष्य को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रचनाकार हो, सामान्य व्यक्ति हो या उच्च वर्गीय व्यक्ति हो, सभी को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सामाजिक समस्या भी यहाँ पर दिखाई दी है। उसके बाद आर्थिक समस्या अगर हम देखेंगे तो जब संतोषी जो है अपनी पत्नी के इलाज के लिए कल्लू सेठ के पास धन या पैसा मांगने के लिए जाते हैं, तब उसे 500 रुपए के कारण उसके पत्नी की मौत हो जाती है। या पुण्य हो, विमला हो, ये भी आर्थिक रूप से गरीब है या उन्हें पैसा नहीं मिलता है। तो आर्थिक समस्या जो है वो पूरी तरह से नाटक में शुरू से लेकर अंत तक चित्रित होती हुई हमें दिखाई देती है। अगर हम कहेंगे तो मनुष्य समाजशील प्राणी है। समाजशील प्राणी होने के कारण आर्थिक समस्या का उसे बार बार सामना करना पड़ता है। आर्थिक समस्या को भी यहाँ पर चित्रित करने का प्रयास अच्छी तरह से डॉक्टर सुरेश कुमार शुक्ल ने किया है। उसके बाद राजनीतिक समस्याएं हमने देखा कि ये जो गरीपुर नामक गांव है, उस गरीपुर नामक गांव में पूरी तरह से वर्चस्व अगर हम देखेंगे तो कल्लू सेठ है, सरपंच है, पंच है या अन्य जो सदस्य है इनके हाथ में है। जो वो कहेंगे वो पंचों को मानना पड़ता है या गांव वाले लोगों को मानना पड़ता है। तो राजनीति का ये जो चित्रण है वो इस गरीपुर नामक गांव में इन उच्च वर्गीय लोग जो है उनके माध्यम से चलता हुआ हमें दिखाई देता है। तो राजनीतिक समस्या ये जो है यह भी महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर रहा है, या केंद्र बिंदु जो है वो यहाँ पर राजनीति हमें दिखाई देती है। जब अंतिम समय में अगर हम देखेंगे उस नाटक में, जब पुनिया अपने पिता को ऋण से मुक्त करने के लिए थैली में रखे हुए जो पत्थर है वो निकालने का प्रयास करती है, तो सरपंच ने जो वहाँ पर षड्यंत्र रचा था कि दोनों ही काले पत्थर उस थैली में रखे थे ताकि फैसला उसके ही पक्ष में हो। तो उस संदर्भ में भी वो परेशान होती हुई नजर आती है, लेकिन उसकी जो चाल है वो उस सरपंच के अच्छी तरह से पुनिया समझती है और वो थैली में रखे हुए पत्थर को हाथ न लगाकर थैली को हाथ लगाकर उसी तरह से नीचे करते ताकि रखे हुए जो पत्थर वो नीचे गिर जाते हैं और समाज सामने बैठे वाला जो समाज है वो अच्छी तरह से देखता है कि ये जो राजनीति का खेल है ये किस तरह से इन पंचों ने किया है। उसमें कल्लू सेठ है, सरपंच है, अन्य पंच का समावेश होता हुआ दिखाई देता है। तो राजनीतिक समस्या ये जो है इसका भी विस्तृत रूप से चित्रण इस नाटक में किया हुआ हमें दिखाई देता है। उसके बाद सांस्कृतिक समस्या, मनुष्य समाजशील प्राणी है और संस्कृति जो है रूढ़ी, परंपरा, रीति रिवाज, ये संस्कृति में आए हुए तत्व हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो पुनिया हो, कल्लू सेठ हो, विमला हो, ये इस नाटक में उस संस्कृति का चित्रण रचनाकार ने अच्छी तरह से किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो सांस्कृतिक समस्या सबसे महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पर मानी जाती है। उसके बाद है षड्यंत्र की समस्याएं। देखिए पुनिया के साथ कल्लू सेठ, सरपंच या अन्य उच्च वर्गीय जो लोग हैं वो अच्छी तरह से षड्यंत्र करते हुए हमें दिखाई देते ताकि फैसला जो है ये फैसला उनके ही पक्ष में हो, इसलिए वो इस षड्यंत्र का निर्माण करते और पुनिया के जो पिताजी है संतोषी, उसकी जमीन जायदाद घर यह उनको ही मिले, इस तरह का षड्यंत्र यह रचते हैं। तो काला पत्थर नाटक की यह समस्या थी। उसके बाद काला पत्थर नाटक का उद्देश्य प्रतिपाद्य अगर हम देखेंगे तो रचनाकार ने इस
इसलिए इस रचना का निर्माण किया है कि उसका कुछ न कुछ उद्देश्य वहाँ पर होता है। बिना उद्देश्य कोई भी रचना लिखी नहीं जाती। इसलिए डॉक्टर सुरेश कुमार शुक्ल ने काला पत्थर नाटक का उद्देश्य जो है वो यहाँ पर अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। पहला है ग्रामीण परिवेश जीवन से परिचित कराना, और दूसरा है भ्रष्ट राजनीति का पर्दाफाश करना, आधुनिक नारी के प्रतिरूप में विमला की भूमिका समाज के सामने रखना, पारंपरिक परंपराओं से परिचित कराना, रूढ़ी परंपरा रीति रिवाज ये जो परंपरा है उससे भी लोगों को परिचित कराना, या पाठक या श्रोता वर्ग जो उनको परिचित कराना, और सामाजिक भेदभाव को दूर करना। समाज में व्याप्त जो भेदभाव है उच्च और निम्न, इस भेदभाव को दूर करना यह भी मुख्य उद्देश्य काला पत्थर नाटक का रहा है। इस तरह से कुल मिलाकर ये जो काला पत्थर नाटक है भले ही छोटा हो, लेकिन उसका उद्देश्य या उसकी व्याप्ति जो है वो बहुत बड़ी या प्रखर होती हुई हमें दिखाई देते हैं। इस तरह से आगे हम काला पत्थर नाटक का भाषा शैली या काला पत्थर नाटक की जो कथा उस संदर्भ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।